ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੀ ਅਨੁਮਤੀ ਦੇਣ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ हैं। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ पूरी रिकॉर्डिंग करने आए, कॉलेज के बारे में जानकारी लेने आए और ये जानकारी शायद विद्यार्थियों के लिए भी बहुत उपयोगी रहेगी। ਜੀ ਸਰ, ਜੀ ਸਰ। ਸੋ ਸਰ, ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ? यदि आप हम फार्मेसी की गल करिए तो सन 1993 तो ये संस्था फार्मेसी की एजुकेशन इलाके वासियों ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। सन 1993 ਵਿੱਚ 1993 ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ डिप्लोमा कोर्स शुरू किया गया जिसको अपना डी फार्मेसी कहते हैं। उसके बाद जैसे जैसे ज़रूरत लगती चली गई और डिप्लोमा से डिग्री की आवश्यकता है, इंडस्ट्री अपने नेड़े आती गई, इंडस्ट्रियों में बच्चों की लोड़ बढ़ती गई तो डिप्लोमा ਨੂੰ कन्वर्ट करता गया सन 2000 ਵਿੱਚ डिग्री ਵਿੱਚ। 2000 से लेकर अभी तक अपने को डिग्री और डिप्लोमा दोनों कोर्स चलते आ रहे हैं। सन 2006 में और इंडस्ट्री ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ पढ़े हुए बच्चों की आवश्यकता पई तो अपन ने इसनों कन्वर्ट कर लेता पीजी कोर्सेज वास्ते। तो अपन ने नवे पीजी एम फार्मा कोर्सेज भी इतने चालू करते, साथ ही साथ अप्रूव्ड सेंटर फॉर पीएचडी दा मान भी इस संस्था को मिला 2006 से। 2006 से लेकर अब तक अपने को डिप्लोमा फार्मेसी, डिग्री फार्मेसी, एम फार्मेसी, पीएचडी फार्मेसी की पढ़ाई इतने चलती पई। ਸੋ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਸਥਾ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ? यदि गिनती करिए तो करीब 10 से 12 स्टेट्स के बच्चे इतने अपनी अध्यापन कार्य पूरा करने आते। यदि आप ऊपर से चालू करिए तो जम्मू कश्मीर के, हिमाचल के, पंजाब दे, हरियाणा दे, चंडीगढ़ दे, दिल्ली दे, राजस्थान दे, बिहार दे, यूपी दे सारे विद्यार्थी इतने पढ़ने आते हैं। एक बड़े गर्व की बात है कि जिन्हों दे पहले भाई बहन यहाँ से पढ़ के गए हैं वो रिकमेंड करते हैं अपने छोटे भाई बहन यदि फार्मेसी की पढ़ाई करनी है तो बेला कॉलेज में आइए। इस साल की यदि मैं गल करा तो साढ़े को जितनी सीट हैगी उन्होंने 60 to 70% सीट भाई बहनों ने ही ऑक्यूपाई करी है और असी प्रायोरिटी देते हुए उन्होंने एडमिशन भी दी है। क्या बात है कि उन्होंने मतलब इतने दूर से सारे कॉलेज बीच के छड़ के वापस बेला कॉलेज में अपना विश्वास बनाया और इतने आके अपना एडमिशन छोटे भाई बहनों का, पड़ोसियों का, अपने जानकारों का एडमिशन इतने कराया। ਸੋ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਸਰ। ਸੋ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠਦਾ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ? वैसे फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया दी गाइडलाइंस हैगी हैं कि कोई भी विद्यार्थी डिप्लोमा में, डिग्री में यदि एडमिशन लेना चाहता है तो उसके पासिंग मार्क्स होने चाहिए 45%, 10+2 मैडिकल अथवा नॉन मैडिकल। पर असी जो अपनी मैरिट लिस्ट बनाते हैं और पीटीयू की जो साड़ी मैरिट लिस्ट बनती है बच्चों की तो घट्टो घट्ट 65% नंबर उसनों चाहिए ही हैं यहाँ पर एडमिशन लेने वास्ते इन डिग्री और डिप्लोमा। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਸਰ, ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ਚਾਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਫੀਸਿਸ ਅਤੇ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪਸ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸਿਓ। जो इतने साढ़े फीस हैगी है वो जितनी पंजाब गवर्नमेंट और IKJ PTU तय कर दी है असी उतना ही पैसा चार्ज कर दें। लगभग 39,850 से लेकर 40,000 सेमेस्टर के बीच में ये पूरी फीस पैंदी है जो गवर्नमेंट नॉर्म से है। उसके अलावा स्कॉलरशिप्स में SC ST की स्कॉलरशिप्स है और अदर कोई भी स्कॉलरशिप्स जैसे सैनी स्कॉलरशिप हो गई है चैरिटेबल ट्रस्ट से या कहीं की भी जो इसमें स्कॉलरशिप्स है वो सारे हमारे यहाँ बच्चे अवेल करते हैं। मैं आपको बता दूं करीबन 50% से अधिक बच्चे स्कॉलरशिप्स अवेल करते हैं हमारे कॉलेज के। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। कॉलेज की तरफ से भी कई तरह की स्कॉलरशिप दी जाती है जिसमें यदि कोई बच्चा बहुत ही गरीब परिवार से है तो उसकी आर्थिक मदद की जाती है। कोई बच्चे के भाई बहन यहाँ से पहले पढ़ के गए हैं तो उनकी आर्थिक मदद की जाती है। कोई बच्चे के 90% से ऊपर नंबर यदि 12वीं में हैं तो उनको भी आर्थिक मदद यहाँ से मिलती है। और किसी बच्चे के फादर नहीं है या पेरेंट्स ही नहीं है तो मैनेजमेंट की तरफ से, कॉलेज मैनेजमेंट की तरफ से भी उन बच्चों को स्कॉलरशिप दी जाती है। ਸੋ ਸਰ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਗਿਣੀਆਂ ਚੁਣੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਆ ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? साडा जो कॉलेज हैगा एक तो सबसे पुराना कॉलेज हैगा है पंजाब का। इसनों चलते हुए आज 27-28 साल हो चुके 1993 से लेकर 2020 तक का। तो 27 साल का जो एक सफ़र, एजुकेशनल सफ़र असी पूरा किया है उसमें कहीं ना कहीं हमारी एक्सीलेंस ऑफ एजुकेशन भी झलक दी है और यही एक बड़ा कारण है कि पंजाब की उपरली
जो गिनती है कॉलेजों की उसमें साढ़े कॉलेज का नाम जुड़ा हुआ है। दूसरा, हर साल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का MHRD डिपार्टमेंट एक सर्वे करांदा है, एक रैंकिंग परफॉर्मा तैयार करता है, उसके अंदर पूरे इंडिया के सारे कॉलेज आते हैं। सन 2018 विच जो साड़ी रैंकिंग सीगी ऑल ओवर इंडिया में वो 74 सीगी, जिसनों NIRF रैंकिंग कहते हैं फार्मेसी कैटेगरी की, जो अगले साल बढ़ के घट के मैं कहूँगा जो 62 हो गई 2019 ਵਿੱਚ कि मतलब पूरे हिंदुस्तान में साड़ी जो रैंक सीगी वो 62 सीगी। उस दे बाद 2019 ਦੀ हाल ही अभी रिलीज़ की है रैंक, उसमें साढ़े 2 पायदान और ऊपर चढ़ के असी 60 रैंक पर असी पहुँच गए हैं। और ये कि बड़े मानयोग गल हैगी है कि एक प्राइवेट संस्था, एक छोटी जगह की संस्था भी अपने अंडर 100 अपने आप ਨੂੰ एक काम कर रही है, जबकि आज देखें तो करीब 5400 या 5500 संस्थावां हैगी हैं पूरे इंडिया में, और उसके अंदर असी यदि 60वें स्थान पर हैगे हैं। और 60वें स्थान पे भी जो साडा कंपटीशन हैगा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की संस्थावां, नाइपर, पंजाब यूनिवर्सिटी बड़ी बड़ी संस्थावां नाल है। तो असी ये मान के चलते हैं कि असी जो कार्य कर रहे हैं और जो साड़ी रैंक घटती जा रही है आगे के लिए, तो मतलब अगर असी प्रगति की तरफ बढ़ रहे हैं। तो एक तो NIRF रैंकिंग जो सिद्ध करती है कि वास्तव में साडा कॉलेज प्रगति की ओर है, जो बहुत ही चुनिंदा कॉलेजों के पास ये चीज़ें मिलेंगी। दूसरा जो सबसे बड़ी गल हैगी है साढ़े प्लेसमेंट्स जी। AICTE CII फेडरेशन के साथ मिलके हर साल एक सर्वे करांदी है, उसमें पिछले 2019 विच सानू प्लेटिनम कैटेगरी विच उन्होंने अवार्ड दिता सीगा, और उसमें बेस्ट फार्मेसी इंस्टीट्यूट का पूरे इंडिया विच अवार्ड दिया प्लेसमेंट्स के लिए। साड़ी प्लेसमेंट सैल बच्चों के एक बच्चे नू रोज़गार दिलाने तक का पूरा काम करती है। जो बच्चे अपना इंटरप्रेन्योरशिप के लिए जाना चाहते हैं तो उधर उन्होंने पूरी हेल्प कर दी है कि वो किमें अपना नया उद्योग या बिजनेस चालू कर सकते हैं। जो बच्चे आगे पढ़ना चाहते हैं उन्होंने वास्ते ऐसी अपनी GPAT की तैयारी है या MBA की तैयारी है वो पूरी कराते हैं। उसके बाद जो बच्चे जॉब करना चाहते हैं तो जिस भी क्षेत्र में वो जॉब करना चाहते हैं उन्होंने उस क्षेत्र की जॉब दिलाई जाती है। तीसरा साडा है कि जो इंस्टीट्यूट हैगा है ये पिछले 8 साल तो NBA नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रीडेशन से एक्रीडेटेड है। नॉर्थ इंडिया के अंदर यदि आप देखें राजस्थान से लेके जम्मू कश्मीर तक तो केवल 2 या 3 ही संस्थाएं वैसी होंगी जो NBA एक्रीडेटेड है, और उन सब में भी सबसे पुरानी संस्था जो हैगी है वो अपना कॉलेज ऑफ फार्मेसी बेला है। तो ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जो सारे कॉलेजों से सानू अलग हटा के एक रख दी हैं कि एक तो NBA द एक्रीडेशन, NIRF ਦੀ रैंकिंग और AICTE CII के अवार्ड्स। तो क्या बात है सर, देख रहे हो तुसीं दर्शकों, जिवें असीं सुनिया कि ओल्ड इज़ गोल्ड, इस संस्था इस कथन ते बिल्कुल सही उतरदी है। सो सर सानू भी बड़ा माण प्राप्त हो रहा है इस संस्था दे विच आके। सो सर मैं तुहानूं ये पुछना चाहुंदा हुण कि सानू कॉलेज की फैकल्टी स्टाफ बारे कुछ दस्सिया जावे जी कि किस तरह का स्टाफ तुहाडे कोल है। साडे कोल टोटल 42 फैकल्टी मेंबर्स हैं और करीब 40 साढ़े को नॉन टीचिंग का स्टाफ है। तो तकरीबन 100 लोगों का साढ़े को स्टाफ है टीचिंग नॉन टीचिंग का मिला के। 42 लोगों में से जो टीचिंग में हैं उनमें से 12 लोग अपनी PhD होल्डर्स हैं और 10 से 12 लोगों की PhD 2020 और 2021 में कंप्लीट हो जाएगी। मतलब आप कह सकते हैं कि 2020 के लास्ट तक अपने 50% ऑफ द फैकल्टी के पास PhD होगी। और उसके अलावा जितने अपने विभाग के मुखी हैं उन सब के कोल कट्टो कट भी 15 साल से नीचे एक्सपीरियंस तक कोई टीचर नहीं है। आज की डेट में यदि सारी फैकल्टी भी आप देखें 42 की 42 फैकल्टी, तो एक भी फैकल्टी का एक्सपीरियंस 5 साल तो कट नहीं है। मतलब एक रिच फैकल्टी इतने बच्चों को मिलती है। मैं साथ के साथ ये भी कहना चाहूँगा कि जो साड़ी एलुमनाई हैं, जो बच्चे पास आउट होकर चले गए हैं, वो अपने क्षेत्र के आसपास के जितने भी कॉलेजेस हैगे हैं, मैं नाम नहीं लूँगा किसी कॉलेज का, पर जितने भी कॉलेज हैगे हैं उन सब की फैकल्टी मेंबर वही बच्चे हैगे। तो सानू मान प्राप्त है कि जिथे जाके बच्चे पढ़ना चाहते हैं उन्होंने जो पढ़ा रहे हैं वो साढ़े बच्चे हैगे, वो यहाँ से पढ़ के गए हैं। उन्होंने कभी भी कोई भी दिक्कत आती है वो सीधे कॉन्टेक्ट साढ़े कॉलेज के टीचर नाल करते हैं और उन्होंने बच्चों भी अध्यापन में मदद करते हैं। की बात है सर, एक अध्यापक का सब तो ज़्यादा माण होंदा कि विद्यार्थी ही होंदा है, ਉਹੀ ਉਹਦੀ संपत्ति ਅਤੇ पूंजी होंदा है। सर
ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਸਰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਐਡਵਰਟੀਜ਼ਮੈਂਟ ਦਾ ਬੋਰਡ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੋਰਡ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਕਦੇ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਐਡਵਰਟੀਜ਼ਮੈਂਟ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਕਾਲਜ ਨੂੰ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਸਰ? ਐਵੇਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰ? ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਬੋਰਡ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਐਡਵਰटाइजमेंट का कोई तरीका नहीं ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਪੈਂਪਲੇਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਐਡ नहीं निकलती। तब भी मैं उनसे ये कहना हूँ तुसी पहुँच गए ना इतने टाइम पे। तो इसका मैं सबसे बड़ा जो श्रेय देना चाहूँगा वो एक तो यहाँ की फैसिलिटीज़ को, कि जो फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। दूसरा, एक यहाँ का जो स्टूडेंट है उसको हम केवल अध्यापन की तरफ ही अग्रसित नहीं करते, साथ के साथ उसका चहुमुखी विकास करने, डेवलपमेंट पे, ओवरऑल डेवलपमेंट पे हम उसका ध्यान देते हैं। जैसे हम बात करें कि अध्यापन के लिए हमारे पास बहुत ही अच्छी मजी हुई फैकल्टी है पूरे पंजाब में, सबसे द बेस्ट फैकल्टी जिसे कह सकते हैं वो हमारे पास अवेलेबल है। नंबर ऑफ फैकल्टी हमारे पास बहुत अच्छी अवेलेबल है। इसका कारण है कि जब फैकल्टी आपके पास बहुत ज़्यादा होती है तो उनके पास वर्कलोड कम होता चला जाता है। तो हर टीचर के पास केवल अपना एक सब्जेक्ट और एक प्रैक्टिकल अध्यापन कराने के लिए, तो वो अपना 100% इनपुट से भी ज़्यादा इनपुट बच्चों को दे सकता है पढ़ाने के लिए। लैब के अंदर पूरी अनुशासन के साथ उसको काम सिखाया जाता है, काम वो सीखते हैं सारे। तो इससे अध्यापन उनका एक बहुत अच्छा हो जाता है। तो जो बच्चे यहाँ से पढ़ के गए हैं वो यही कहते हैं कि यदि पढ़ाई करनी है तो बेला कॉलेज चले जाओ। दूसरा, उनके जो उनके गुण हैं उनको देखते हुए उनमें और विकास करने का हम क्या क्या कर सकते हैं उस पर हम रेगुलर वर्क करते रहते हैं। जैसे जो बच्चे कल्चरल एक्टिविटीज़ में बहुत अच्छे होते हैं तो उनको कल्चरल प्रमोट हम करवाते हैं, कि उनको नई नई चीज़ सिखाते हैं। जैसे जो डांस करना चाहता है तो उसको गिद्दा और भंगड़े की ट्रेनिंग करानी है। कोई बच्चा नाटक में बहुत अच्छा रोल करता है तो नाटक, कॉमेडी सीन्स वगैरह ये सब उसके लिए करवाते हैं। ठीक है। बड़े मान की बात है कि सन 2017 से हम जोनल यूथ फेस्टिवल के अंदर जा रहे हैं और 2017 में हम सेकंड पोजीशन पे रहे पूरे जोनल यूथ फेस्टिवल पीटीयू के में। 2018 और 19 के अंदर हमने 151 मेडल्स जीते और साथ के साथ डांस की ट्रॉफी, साथ के साथ फाइन आर्ट्स की ट्रॉफी, साथ के साथ थिएटर की ट्रॉफी, म्यूजिक की ट्रॉफी के साथ ओवरऑल चैंपियनशिप की 2 साल से ट्रॉफी उठाई। तीसरी बात आती है हमारे बच्चों को खेल की। ठीक है। जो खेल की भावना है वो बच्चे के अध्यापन में भी जुड़ती है। कि जब वो चीज़ खेल खेल में वो सीखता है कि हमें कैसे जीतना है तो वो उस चीज़ को अपनी पढ़ाई में भी शामिल करता है। जब एक समय निकालता है वो खेलने के लिए तभी उसके दिमाग में भी आता है कि ऐसे ही समय निकालना है मुझे अपनी पढ़ाई के लिए। अच्छा, एक ये बात भी तय है कि अच्छे तन में ही अच्छा मन और दिमाग रह सकता है। तो इस चीज़ को हमने ध्यान में रखते हुए स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ को यहाँ पर बहुत अच्छा रखा हुआ है। स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ के अंदर हमारे पास 2 बड़े ग्राउंड्स हैं, जो एक क्रिकेट के लिए रखा है हमने स्पेशली, और दूसरा एक छोटा ग्राउंड है जो हॉकी और फुटबॉल के लिए। बाकी वॉलीबॉल, इंडोर बैडमिंटन, जिम की फैसिलिटीज़, वो सारी फैसिलिटियाँ बच्चों को अवेल कराई जाती हैं। और इस चीज़ के लिए कॉलेज मैनेजमेंट और कॉलेज किसी भी तरह की अलग से फीस चार्ज नहीं करता। तो ये जो फैसिलिटीज़ जो बच्चे को दी जाती हैं ना, इससे उसका एक ओवरऑल डेवलपमेंट साथ में होता है। हम यहाँ पर हमारे बच्चे को केवल एक पढ़ाई ना करवा के साथ के साथ उसके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटीज़ को इनबिल्ट करना चाहते हैं कि वास्तव में वो लीडर बने। तो उन बच्चों को कुछ इस तरह के काम, रोल्स दिए जाते हैं जिससे वो सीखें। प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कराना, स्पोर्ट्स को ऑर्गेनाइज कराना, कल्चरल को ऑर्गेनाइज कराना। तो एक ऑर्गेनाइजेशन करने की क्षमता जब बच्चे के अंदर आती है तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी पैदा हो जाती है जी। यहाँ पर हम बच्चे के मॉक इंटरव्यूज़ करवाते हैं प्लेसमेंट से पहले, उनके रिज्यूम प्रिपरेशन के ऊपर बहुत ध्यान देते हैं। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के संग मिलके स्किल डेवलपमेंट्स के लिए हम कई प्रोग्राम चलाते रहते हैं। इससे क्या होता है कि जब बच्चा अपना इंटरव्यू देता है तो जो झिझक होती है बच्चे के अंदर वो दूर हो जाती है और बच्चा एक अच्छी प्लेसमेंट के संग, एक अच्छे बायोडाटा के संग, अच्छे CV के संग वहाँ पर फाइट करता है और उसको पक्का ऐसे अच्छी नौकरी मिल जाती है। आज जो भी पेरेंट्स यहाँ पर एडमिशन करा रहे हैं उनका आखिर तक सपना यही है कि इसको एक बहुत अच्छी जॉब मिल जाए। जॉब मिलने के लिए जो जो उसके डेवलपमेंट के फेजेस हैं वो हम कोशिश करते हैं कि 2 साल या इन 4 साल के अंदर हम उनको कंप्लीट कर लें। तो जब ये सारी फैसिलिटीज उसको कॉलेज के अंदर मिलती हैं
तो बच्चा भी खुश रहता है और पेरेंट्स भी खुश रहते हैं, और वो ये भी कहते हैं कि अब हम हमारे बच्चे को, दूसरे बच्चे को भी एडमिशन बेला कॉलेज में दिलवाएंगे, क्योंकि वहाँ का हमने सब कुछ देख लिया है। तो यही एक कारण है कि हमें कभी एडवर्टाइजमेंट पेपर में, पैम्पलेट्स में या होर्डिंग्स लगाने की कभी भी आवश्यकता नहीं पड़ी। मैंने पहले भी बताया कि 60 से 70% विद्यार्थी वो हैं जिनके पहले भाई बहन यहाँ से अध्यापन कर चुके हैं, या उनके अड़ोसी पड़ोसियों ने किसी ने किया है, तो साफ रिकमेंड करते हैं कि आप कहीं भी ना जाएं। यदि एडमिशन लेना है, फार्मेसी की पढ़ाई करनी है, तो केवल एक ही कॉलेज को चुने, वो है कॉलेज ऑफ फार्मेसी बेला। और मैं उन सब का धन्यवाद भी करना चाहूँगा कि जो विश्वास उन्होंने हमें पर दिखाया है, और वही विश्वास हमको कहीं ना कहीं ये जजमेंट देता है, एक पकड़ देता है कि वास्तव में जो उनका मानना है उसको हम सिद्ध कर सकें, और जो उन लोगों को हमने फैसिलिटी दी थी वो हमारे नए विद्यार्थियों को भी हम फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकें। ਬਹੁਤ ਖੂਬ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਖੂਬ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਜ਼ਬਾ ਤੇ ਜੋਸ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਸਰ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਾਸ਼ ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਕਾਲਜ ਦਾ, ਇਸ ਫੈਕਲਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ ਆ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਆ, ਕਿ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, जॉब ले सकते हैं। हाँ जी, बड़ा अच्छा सवाल है ਤੁਹਾਡਾ। और जब भी पेरेंट्स आते ने, मतलब खासकर रूरल एरिया के जो बच्चे पढ़ने आते ने, तो उन्होंने बस आजकल इतनी अवेयरनेस तो होगी हैगी है कि फार्मेसी एक मेडिसिन बनाने का एक बिजनेस है। और कई बार तो पेरेंट्स आके इतनी गल करते हैं कि फार्मेसी का मतलब एक दवाई की दुकान खोलना है ना। बट आप यदि दवाई की दुकान के अंदर एक बार झांक के देखें तो कितने हजारों तरह की, लाखों तरह की दवाइयाँ हैं। वो हजारों लाखों तरह की दवाइयाँ कहीं बनी होंगी, कहीं पे उनका आविष्कार हुआ होगा। इन सब कामों में एक फार्मासिस्ट ही है जो अपना रोल प्ले करता है जी। आज हेल्थ केयर सिस्टम का एक चौथा स्तंभ, जो सबसे बड़ा स्तंभ बन के आया है, वो मेडिसिन। अभी जिस बीमारी से हम चल रहे हैं, कोविड-19 महामारी, पैंडमिक से जो हम गुजर रहे हैं, उसमें भी शायद आपने देखा होगा कि सबसे पहले अपना रोजगार शुरू करने की यदि इजाज़त गवर्नमेंट ने दी, तो वो शायद दवाई की दुकानों को दी। कि सबसे पहले जो दुकानें खुली थी वो दवाई की दुकानें ही खुली थी, क्योंकि दवाइयों को सबसे प्राथमिक एक चीज़ मानी गई जो हर आदमी तक पहुंचनी चाहिए। इससे भी बच्चों के अंदर जागरूकता बहुत उत्पन्न हुई कि यार दवाइयाँ भी कोई ऐसी चीज़ हैं जिसके अंदर हम अपना बिजनेस बना सकते हैं। आज के समय में हम कहें तो कहना गलत भी नहीं होगा कि यदि हम देखें तो सबसे छोटा बिजनेस इकाई जो है वो हमारी दवाई की दुकान है, जो लोगों को तक पहुंचती है, जो लोग जानते हैं फार्मेसी को एज ए दवाई की दुकान। बट मैं गर्व के संग ये कहना चाहूँगा कि आपने दवाई की दुकान पर कभी भी लड़ाई झगड़ा होता हुआ नहीं देखा होगा, कभी किसी तरह की गाली गलौच होती नहीं देखी होगी। और शायद लवप्रीत जी आपने भी कभी 8 रुपए की दवाई खरीदी हो और 10 का नोट दिया होगा तो कभी पैसे मोड़ के भी वापस नहीं, बिल्कुल नहीं। और साथ के साथ मैं इतना कहना चाहूँगा, कभी आपने आज तक दवाई उधारी में नहीं खरीदी होगी। और जो दवाई की दुकान एक बार बन गई है या चल पड़ी है, वो कभी बंद नहीं देखी होगी होती हुई। तो आप देख सकते हैं कि जो सबसे छोटी इकाई इस लेवल पर यदि काम कर रही है, तो जो और बड़ी इकाइयाँ होंगी, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूशन की हो, मार्केटिंग की हो, मैन्युफैक्चरिंग की हो, रिसर्च की हो, तो वो कितना ग्रोथ कर रही होंगी। आप क्या ना शेयर मार्केट का जी बिजनेस या कोई भी एक चैनल उठा के देखिए, उसके नीचे शेयर्स की रेट आती रहती है। तो जो हमारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, सिप्ला हो गई, कैडिला हो गई, ग्लेनमार्क हो गई, उनके कभी भी शेयरों की रेट नीचे नहीं गिरती, बढ़ती रहती है। दवाइयाँ एक ऐसी चीज़ है जो बच्चे के जन्म से पहले, जब बच्चा माँ के पेट में है, तब से उसके दवाइयों के टीके लगने चालू हो जाते हैं, और शायद मरने तक दवाइयाँ उसका साथ चलती रहे। मैं ये कह सकता हूँ आज के टाइम पर एक भी घर या एक भी बंदा इस धरती पर ऐसा नहीं होगा जिसने दवाई नहीं खाई होगी। और आने वाला समय दवाइयों पे निर्धारित होने वाला है। तो दवाइयाँ एक ऐसी अपॉर्चुनिटी और बिजनेस बनता जा रहा है जिसमें किसी भी तरह की कोई भी कमी नहीं है जी। हमारे यहाँ के जो बच्चे, आपका सवाल था कि कहाँ पर अपनी जॉब पाते हैं, तो दवाइयों से रिलेटेड जितने भी क्षेत्र हैं, उन सब क्षेत्रों के अंदर आज हमारे विद्यार्थी हैं। क्योंकि संस्था को चलते हुए 27 साल हो चुके हैं, कुछ विद्यार्थी तो मैनेजर लेवल तक भी पहुंच गए हैं। तो जैसे इंडस्ट्री एक है जहां पर दवाइयों का प्रोडक्शन होता है, वहां पर एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है बच्चों के लिए। R&D एक सेक्टर होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जहाँ पर दवाइयाँ की खोज की जाती है। QA/QC एक क्वालिटी एनालिसिस और क्वालिटी कंट्रोल एक डिपार्टमेंट होता है, जहाँ पर दवाइयों की गुणवत्ता को चेक किया जाता है। मार्केटिंग एक बहुत बड़ा एरिया है जो कि दवाइयों की सेल्स
को देखता है। उसके बाद यदि आप इंटरप्रेन्योरशिप की बात करें तो आप अपना डिस्ट्रीब्यूशन हाउस खोल सकते हैं, आप अपनी दवाई की दुकान खोल सकते हैं, आप अपनी खुद की इंडस्ट्री खोल सकते हैं। और जैसे अपने तो नज़दीक हिमाचल का बद्दी एरिया पड़ता है, तो रीपैकेजिंग की आवश्यकता नहीं पड़ती। यदि हम किसी दूसरे स्टेट में जाके राजस्थान या हरियाणा में रीपैकेजिंग का भी बिजनेस करना चाहें, थोक में दवाई लें, उनको छोटे छोटे पैकेट में बना के भेजें, तो रीपैकेजिंग का बिजनेस भी बच्चे कर सकते हैं। तो आज के टाइम में यदि आप इंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब लेना चाहते हैं या प्राइवेट जॉब लेना चाहते हैं, और हिंदुस्तान में लेना चाहते हैं या अब्रॉड में लेना चाहते हैं, तो उन सब जगह पर आपके लिए आज के टाइम पर जॉब उपलब्ध है। मैं यहाँ छोटी सी एक बात कहना चाहूँगा, आज भी कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और जितनी भी बाहर की कंट्रियाँ हैं, उन सब में प्राइमरी जॉब जो है वो फार्मासिस्ट की जॉब अवेलेबल है। उनको डायरेक्ट वहाँ पर पीआर मिल जाती है। क्या बात है। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਐਮ ਫਾਰਮਾ ਤੇ PhD ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਧਿਆਪਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰਿਸਰਚ ਵਰਕ ਹੁੰਦਾ ਆ? हाँ, बहुत ही अच्छा सवाल आपने किया। एक रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से इंस्टीट्यूट का रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। सबसे पहले लवप्रीत जी मैं आपको बता दूं कि हमारे कॉलेज में एक अलग से फंड रखा जाता है। अलग से जब हम बजट शीट बनाते हैं तो रिसर्च के लिए एक अलग से हम पैसा उसमें मुहैया कराते हैं, जो साढ़े विद्यार्थियों और PhD स्कॉलर्स बहुत लाभदायक होता है कि उन्होंने रिसर्च कितने भी नहीं रुकनी चाहिए। जो PG के स्टूडेंट्स हैं, करीब अभी तक हमारे पास 300 बच्चे एम फार्मा करके जा चुके हैं और करीब 17 PhD इस कॉलेज से हो चुकी हैं। यदि मैं बात करूं एम फार्मा के कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हमके पास चल रहे हैं या PhD में कौन से प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, तो मोस्टली जो बच्चे हैं वो कैंसर के ऊपर अपना काम कर रहे हैं, या फिर अपना BP के ऊपर, ब्लड प्रेशर के ऊपर, डायबिटीज़ के ऊपर। ये कुछ ऐसी प्रमुख बीमारियां हैं जिनकी आज भी दवाइयाँ मार्केट में अच्छे से अवेलेबल नहीं हैं। स्किन के डिसऑर्डर्स हो गए, तो उनके ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च का काम चल रहा है। हाल ही में मेरे को AICT की तरफ से स्किन कैंसर के ऊपर काम करने के लिए फंड्स अवेलेबल हुए। ऐसे ही हमारे डिपार्टमेंट में माइक्रो स्पंजेस और माइक्रो बीट्स बनाने के लिए मॉड्रॉप AICT की तरफ से कुछ प्रोजेक्ट्स मिले हैं। ऐसे BP की टेस्टिंग के लिए करीब 12 लाख रुपए का एक स्कीम मिली है मॉड्रॉप AICT की तरफ से, जिसमें हम नए एपरेटिसेस, डिजिटल एपरेटिसेस खरीद सकते हैं, जो अभी पंजाब में किसी के पास भी अवेलेबल नहीं होंगे। साथ ही साथ जो हमारे रिसर्च के एरियाज़ हैं वो पोटेंशियल दिखाते हैं हमारे पेटेंट्स में कि कितने हमारे पास पेटेंट्स हैं। तो अभी तक हमारे पास 4 पेटेंट आ चुके हैं और 7 पेटेंट हमारे ऑनलाइन हैं, इनलाइन हैं, पाइपलाइन में। वो 2020 में या 2021 तक ग्रांट हो जाएंगे। करीब करीब 28 हमारे पास कॉपीराइट्स हैं, 16 हम लोग बुक लिख चुके हैं, और हर साल करीब 100 के करीब पेपर हमारे छपते हैं बच्चों के यहाँ से। और जिनका यदि टोटल इम्पैक्ट फैक्टर यदि हम देखें तो करीब करीब 120 से 130 इम्पैक्ट फैक्टर उनका आता है। तो इससे पता लगता है कि एक रिसर्च का एक लेवल है और रिसर्च एक अपने अच्छे पैमाने पर चल रही है। यही कारण है कि NIRF की रैंकिंग हमारी हर साल प्रगति की तरफ है कि 74 से हम 62 पर गए, 62 से 60 पर गए। हम हर साल बच्चों को रिसर्च अवार्ड भी एक फैसिलिटेट करते हैं, जिसकी सबसे अच्छी रिसर्च होगी उसको हम एक सबसे अच्छा अवार्ड देंगे। तो इससे बच्चों के अंदर भी एक कंपटीशन सा बना रहता है कि हमें रिसर्च का जो मान है वो एक अच्छे से निकाल के लेके आना है। और अभी तक हमारे यहाँ से 2 मॉलिक्यूल्स और उसके अलावा 3-4 तरह की मेडिसिन जो आज कंपनियों में बन रही है, उनके फार्मूलाज हम उनको सेट करके दे चुके हैं, जो मार्केट उनको कर रही हैं। तो इससे कह सकते हैं कि जो आने वाला समय है वो फार्मेसी के लिए और बेला कॉलेज ऑफ फार्मेसी के लिए बहुत ही शुभ है और अच्छा है देखने में। जो ਸੋ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ੈਲੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਕਾਲਜ ਆਫ ਫਾਰਮੇਸੀ ਬੇਲਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦਿਲੋਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਹੋਰ ਮਾਣ ਉੱਚਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਦਿਨ ਦੁੱਗਣੀ ਅਤੇ ਰਾਤ ਚੌਗਣੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਜੀ। धन्यवाद लवप्रीत जी, आपका यहाँ आने के लिए हम तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। धन्यवाद।